स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बायो सावर्ट लॉ पढ़ेंगे और करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से डी डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। और डायरेक्शन भी हम लोग पता कर सकते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल से या क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल देख लेते हैं। मान ले रहा हूँ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी तरफ जा रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर किधर होगा, उसके लिए आप लोग राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। अपने थंब को करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में थंब को रखना। तो हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर थंब को इस डायरेक्शन में रखा और फिंगर को कर्ल करेंगे। तो फिंगर कर्ल करेंगे तो ऐसे क्लॉक होगा, ऐसे कर्ल होगा। तो देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन में होगा। वो यहाँ से देखें तो इस सेंस में है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो अंदर की तरफ होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट का देख रहा है, ऐसे देगा। तो यहाँ पर आउटसाइड, यहाँ से अगर देखें तो बाहर आ रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और यहाँ पर राइट साइड है और इसके अंदर जो पॉइंट्स होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड है। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कंसेंट्रिक होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्लॉक वाइज सेंस में है तो इस पर टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं बायो सावर्ट लॉ को। बायो सावर्ट में देखें तो उन्होंने क्या बताया है, करंट का डायरेक्शन तो ऐसे निकाल सकते हैं और से मैथमेटिकली क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक वायर ले लिया रैंडम ऐसे किसी भी शेप का। उन्होंने बताया कि आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो जो हो रहा है इस वायर में उसके। उसने बताया उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये वाला डीएल, इसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। डीएल लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब छोटे से लेंथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, बड़े से लेंथ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उन्होंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। थीटा किसके बीच में है, ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। ये देखिए आर वेक्टर ये है पोजीशन वेक्टर और डीएल वेक्टर इधर की तरफ होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लेंगे तो इधर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो उन्होंने बताया कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये जो आर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। तो उन्होंने इसको अगर कंबाइन करें सबको तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो म्यू नट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नट बाई 4 पाई और म्यू का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है ना। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर अगर दिया रहता है, वेक्टर ए क्रॉस बी लिखते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप डायरेक्शन बताता है ए बी का। तो यहाँ पर जो वेक्टर है ए बी साइन थीटा उसको इस तरह से ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी लिखे तो यहाँ पर आर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, आर के इस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आर है आई डी एल क्रॉस आर, तो यूनिट वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में आर वेक्टर। तो आर म्यू नट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर रहेगा तो आर वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, है ना। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें आर कैप का तो ये हो जाएगा आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा। एक आर और आ जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक आर और आ जाएगा आर डिवाइड बाई आर करेंगे तो ये फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो आई डी एल क्रॉस आर करें, आई डी एल क्रॉस आर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर अंदर की तरफ है। आप देखें फिंगर को इधर की तरफ रखें और पर देखें
म्यू का वैल्यू जो है आइडियल क्रॉस व्यू, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर टू द पावर -1, है ना। इससे अगर डीबी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, तो टेस्ला से अगर डिवाइड करें इसको आर क्यूब को आर से ये वाला, तो म्यूनेट का वैल्यू आपको निकल जाएगा, या वेबर पर मीटर टू द पावर माइनस एम्पियर टू द पावर माइनस। इसको और जब फार्मूला ड्राइव कर देंगे तो उससे आप कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले फार्मूला से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें डायरेक्शन, तो एक तो हम लोग इससे यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल, या क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस आर करेंगे। डीएल के रंग अपने फिंगर को रखेंगे और कर्ल करेंगे आर की तरफ, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ऊपर वाला यहाँ देखें, तो यहाँ पर अगर हम थंब इसके अलोंग रखें, फिंगर को डीएल के अलोंग रखें और कर्ल करें आर के तरफ, तो ये थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा इनवर्ड बोर्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अगर यहाँ पर निकालना है तो डीएल इधर है और आर वेक्टर इधर है, तो इधर तरफ फिंगर को रखें और कर्ल करेंगे इसके तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब बाहर की तरफ आएगा आउट ऑफ द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। या आप उस तरह से लगा लें, थंब राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखें और अपने फिंगर को कर्ल करें, तो हमारा जो थंब होगा पाम होगा अंदर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और इधर की तरफ पाम बाहर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से किसी ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय शॉर्ट लॉ से। यहाँ पर देखें तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके वजह से हमें ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से। तो यहाँ पर देखें ये वाला एंड जो है θ1 बना रहा है, φ2 बना रहा है, और ये वाला एंड जो है φ1 बना रहा है। ये θ1 θ2 भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, φ1 φ2 मान लिया, क्योंकि इस वाले एंगल को हमने थीटा लिया है बाय शॉर्ट लॉ में, इसलिए मैंने इसको φ1 और φ2 ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इससे, तो छोटे से करंट एलिमेंट्स मान लियो कि यहाँ से dl डिस्टेंस पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, l डिस्टेंस पर al है, dl छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं बाय शॉर्ट लॉ से। बाय शॉर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू कितना, म्यूनेट आई dl साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर ये है, आर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, आर का वैल्यू पुट करना है। आर का वैल्यू हम थीटा के टर्म में पुट करेंगे। ये वाला हमने थीटा लिया है, ये वाला एंगल थीटा, सॉरी फाई लिया है, ये वाला एंगल फाई है और ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू लिखे हैं, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये वाले इसके लिए परपेंडिकुलर है, और इस वाले के लिए कॉस थीटा का लिखे तो ये डिवाइड बाई हाइपोटेनस आर हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू ए बाई आर इक्वल टू कॉस फाई, फाई है एक्चुअली, बार बार थीटा बोल दे रहा हूँ, फाई है, कॉस फाई हो जाएगा। तो आर इक्वल टू ए बाई कॉस फाई, हमें इसके टर्म में फाई के टर्म में सब कुछ को लिखना है, सब टर्म्स को लिखना है, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर थीटा है। अगर यहाँ से ये डीएल चेंज करें, यहाँ पर आ जाएंगे तो थीटा चेंज हो जाएगा, फाई चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे तो फाई चेंज हो जाएगा, इधर आएंगे तो फाई चेंज हो जाएगा, तो फाई चेंज हो रहा है, तो हमें फाई के टर्म में सारे टर्म को लिखना है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू ए बाई कॉस फाई लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, इस फार्मूला में देखें तो इस डीएल को भी फाई के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो डीएल को हम लोग फाई के टर्म में लिखने के लिए यहाँ पर देखें tan फाई इक्वल्स टू लेंथ एल डिवाइडेड बाई ए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पर आई का वैल्यू ए tan थीटा हो जाएगा। अब डीएल का वैल्यू निकाले तो डीएल बाई डी फाई इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा, तो डीएल इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर इंटू डी फाई इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ए सेक स्क्वायर डी फाई हो गया। अब इसमें हम लोग डीएल को रिप्लेस कर देते हैं, डीएल को रिप्लेस कर दे तो देखें यहाँ पर अगर डीएल का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो डीएल का वैल्यू पुट करेंगे तो म्यूनट आई बाई 4 पाई तो है ही, और डीएल का वैल्यू कितना है हमारा, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू साइन थीटा तो है ही है, साइन थीटा इंटू डी फाई, ए वाला डी फाई है, डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ए बाई आर का इसका आर का वैल्यू ए बाई कॉस थीटा, तो ए बाई कॉस फाई का होल स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा कॉस फाई, तो सेक स्क्वायर से ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए वाला टर्म बचेगा। आप देख लें म्यूनट आई कॉस फाई डी फाई बाई 4 पाई है, क्योंकि एक से एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ का,
इंटू d5 बचेगा, है ना। और साइन थीटा जो बचा है, इस साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू a/r पुट कर देंगे। साइन कर सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कॉस फाई के इक्वल है, तो साइन थीटा का वैल्यू कॉस फाई के इक्वल पुट कर दे, तो μ0I/4 इंटू आई कॉस फाई इंटू d5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म आ गया डी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये करंट एलिमेंट की वजह से। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर तो एंगल निगेटिव है, ∅1 से -∅1 से लेके +∅2। यहाँ अगर इसके साथ मेजर करें तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं ना, और एक क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये इसको निगेटिव ले लेते हैं। तो -∅1 से लेके +∅2 तक हम लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ से ∅1 एंगल बना रहा है और ये ∅2 एंगल बना। इंटीग्रेट करेंगे तो μ0I/4 ये सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, एक बार हम लोग θ2 पुट कर लेंगे, एक बार माइनस कॉस के आर्गूमेंट में -θ1 पुट करेंगे तो वो बाहर निगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो μ0I/sin θ1 + 4/π आंसर हो जाएगा ये वाला, μ0I/4 इंटू sin θ1 + sin θ2। अगर आप लोग को पता होगा कि साइन के आर्गूमेंट में अगर कोई निगेटिव वैल्यू पुट कर दे थीटा, तो ऐसे θ1 पुट कर दे तो इक्वल हो जाता है -sin θ का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसीलिए, है ना, -θ1, तो माइनस इसका और यहाँ पे एक माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये फार्मूला बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, एंगल बना रहा है ये θ1 इस 60 डिग्री इसके साथ और 30 डिग्री इसके साथ। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अच्छा, डायरेक्शन जो होगा सारे एलिमेंट के वजह से एक ही डायरेक्शन में आएगा, कहीं भी चेक कर ले, इसमें डायरेक्शन देखेंगे तो अगर आप लगाएं थंब रूल तो इधर की तरफ थंब को रखें और हम लोग इधर कर्ल करें फिंगर को तो अंदर की तरफ जाएगा सारे एलिमेंट के वजह से। DL से क्रॉस करेंगे, DL क्रॉस R करेंगे, सबका एलिमेंट डायरेक्शन इनवर्ड बोर्ड जाएगा। अगर इधर रहेगा तो आउटवर्ड बोर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर बनाता है वो, तो टेंजेंट उस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर देखें तो ये करंट के वजह से यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हमने फार्मूला तो अब निकाल लिया बायो-सावर्ट लॉ से, V = μ0I/4πd। ए वाला मान ले रहा हूँ 5 मीटर डिस्टेंस है, तो D के जगह पर 5 रख देंगे, एम्पियर के जगह पर 2 एम्पियर रखेंगे, इंटू साइन कोई भी लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस, क्योंकि साइन प्लस आ रहा है, साइन 60 डिग्री, है ना। इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब म्यू का वैल्यू कितना होता है, म्यू का वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷ है ना। ये म्यू का वैल्यू आप यूनिट के साथ आप पुट कर। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जैसे क्या होगा, कभी कभी ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल मान ले रहा हूँ θ2 60 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया है। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको, तो कैसे बच्चे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला तो लगा देंगे, लेकिन वहाँ ए वाला वैल्यू मान ले रहा हूँ 10√3 दिया होगा। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बच्चे दो मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट μ0I/4πd तो लगाएंगे, 4πd इंटू साइन θ1 + साइन θ2, साइन θ2। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैं बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डी जो होगा, डी ए वाला डी नहीं लेना है, ये वाला आपको दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो डी दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला नहीं, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये वाला डी लेना है। हमारा डी जो होगा ये होगा 4π, ये ले या डी ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10√3 cos 30, 10√3 cos 30 यानी 10 × √3 डिवाइड इंटू √3/2 है ना, 10 cos 30, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। तो ये 15 मीटर लेना है, ना कि 10√3 लेना है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, 2 एम्पियर ले लेते हैं। तो μ0I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4π × 10⁻⁷
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 4 पाई डी के जगह पर 15 मीटर रखेंगे इंटू, अब यहाँ पर θ1 θ2 लेना। अब देखिए हम लोग थीटा जब ले रहे थे, ये वाला एंड जो था इधर के तरफ था, ये 1 मिनट, ये वाला एंड जो था इधर की तरफ था, इधर नीचे की तरफ, तब हम लोग उसको प्लस में पुट कर रहे थे। अब यहाँ पर वो एंगल क्या हो गया है, दोनों ही क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। यहाँ देखें दोनों ही क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये वाला जो है एंड अगर इधर आता तो प्लस पुट करते, लेकिन अब ये एंड ऊपर चला गया तो निगेटिव पुट करेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ पर साइन 60 प्लस साइन -30 पुट करेंगे, क्योंकि ये एंगल निगेटिव हो गया है ना। ऊपर नीचे वाले टर्म को हम लोग पॉजिटिव डिराइव करते समय लिए थे, है ना। तो यहाँ पर देखें तो ये अब 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया, 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 15 इंटू साइन। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और साइन 30। अब जो आर्गूमेंट में निगेटिव रहता है तो बाहर आ जाता है, -½ हो जाता है। तो ये हमारा इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना टेस्ला। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब एक एग्जांपल और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, करंट इधर से आई आ रहा है और ऐसे होके ऐसे जा रहा है करंट, इसमें भी आई है। अब मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया जाए आपसे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं हम लोग, जो हमें बार बार यूज में आएगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के वजह से हम लोग किसी डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक इनफाइनाइट ले लिया वो मैं करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है। अगर यहाँ से डी डिस्टेंस पर हमें पूछ दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है और करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, तो देखिए हम लोगों ने अब फार्मूला में पढ़ा था कि ऐसे जो फार्मूला एक हम लोगों ने पढ़ा था μ0 4 पाई डी, है ना। तो यहाँ पर ये वाला डी डिस्टेंस पर निकालते थे, ये θ1 होता था और ये θ2। तो ये वाला एंड इधर कनेक्ट होता था θ1 θ2, कोई ऊपर वाला θ1 इसको θ2 ले सकते, कोई भी फर्क नहीं। अब इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अगर इस बैंड को ज्वाइन करें तो ये इन्फिनिटी पर जाता है, तो इस एंड को ज्वाइन करें तो इन्फिनिटी पर मीट करेगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, टेंस टू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल θ2 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस एंड को ज्वाइन करें तो इसमें भी θ2 कहाँ चला जाएगा, 90 इन्फिनिटी के पास जाएगा, तो ये θ 92 हो जाएगा, ये लाइन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करें तो μ0/4 पाई डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 हो जाएगा ये, है ना। तो v का वैल्यू यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा μ0I/2 पाई डी। तो ये फार्मूला बन जाएगा इनफाइनाइट वायर के वजह से किसी डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। और डायरेक्शन तो यहाँ पर क्रॉस होगा, है ना, थंब रूल से, और यहाँ पर डॉट बाहर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। ठीक है, उसी तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले, सेमी इनफाइनाइट की वजह से। तो यहाँ पर ये वाला एंड इन्फिनिटी पर जाएगा और दूसरा एंड कहाँ पर आ गया, 0 पर। देखें तो ऐसे था, ये वाला केस में भी देखें तो ये वाला केस में ये वाला जो एंड है ये मूव करते करते यहाँ आ गया सेमी इनफाइनाइट में, और ये वाला एंड कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पर। ये वाला एंड इन्फिनिटी पर और ये वाला एंड यहाँ आ गया। तो एक में θ 0 हो गया, θ2 तो 90 डिग्री हो गया और θ1 0 हो गया, θ2 90 डिग्री और θ1 0 डिग्री। तो वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा μ0I/4 पाई डी इंटू साइन 91 हो जाएगा प्लस 0। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया इसके वजह से। तो इसका फार्मूला v का μ0I/4 पाई डी हो जाएगा, 4 पाई डी इसका फार्मूला। तो ये याद रखें आप लोग, सेमी इनफाइनाइट के वजह से μ0I/2 पाई डी होता है, और इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से μ0I/2 पाई डी, और सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से μ0I/4 पाई डी। अब इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट इधर से आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है ना, इसे करंट आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो यहाँ पर डायरेक्शन तो इनवर्ड्स होगा
क्योंकि थंब रूल लगाएं, थंब के करंट का रंग थंब रखे तो इधर अंदर की तरफ जाएगा, हम कर्ल करेंगे तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर अंदर की तरफ, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये भी अंदर की तरफ आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले आप पॉज करके इसका आंसर निकाल लें, उसके बाद इसको मैं सॉल्यूशन करूँगा तो वो देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला एंड जो है आपको यहाँ पर निकालना है इस वायर के वजह से, तो इस वायर के वजह से तो ये वाला तो इन्फिनिटी पर जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पर जा रहा है, लेकिन इधर का एंड तो फिक्स है। तो इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल होता है ना वो वाला एंगल लेना है हमें। तो परपेंडिकुलर के साथ एंगल लेंगे तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, और एक वाला एंड ज्वाइन करेंगे इसके एंड को, इस एंड को, तो ये तो इन्फिनिटी पर मीट करता है, ये वाला एंड हमारा इन्फिनिटी पर मीट करता है। तो अगर इसको ड्रॉ करें तो ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर चला गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाले इसके वजह से, तो इस वायर के वजह से वायर 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी के जगह पर। अब देखिए डी के जगह पर कौन सा डिस्टेंस लेंगे, डी के जगह पर ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, डी की जगह पर ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 cos 30 और ये हो जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30 हो जाएगा। तो 10 sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 sin 30 का वैल्यू 10/2 हो जाएगा, है ना। ये वाला वैल्यू देखे, 1 मिनट इसको थोड़ा हटा दूँ, ये वाला 10 sin 30 हो जाएगा, ये वाला 10 sin 30 होगा, sin 30 या 10 cos 60 लिखे, सॉरी 30 है ये, तो 5 मीटर हो जाएगा, मीटर में है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी के जगह पर 5 मीटर होगा, इंटू साइन, एक थीटा 2 के जगह पर 90 डिग्री होगा, साइन 90 प्लस ये कितना है साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये दोनों आप एंगल आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, करंट दिया रहेगा आपको, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। अब ये देखें, इसके वजह से सेम होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा और ये वाला एंड को आप ज्वाइन करेंगे इधर तो इन्फिनिटी पर मीट करेगा, तो इसमें भी थीटा 2 90 डिग्री और थीटा 1 60 डिग्री, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल हमारा निकल जाएगा, इन्वर्स इतना हो जाएगा, है ना, इनटू द बोर्ड। ठीक है, उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखें स्क्रीन पर, तो यहाँ पर देखें तो मैं स्केल निकाल लेता हूँ ताकि हमें सुविधा हो आसानी से, किसी भी करंट कैरिंग की वजह से निकालना, इसी के वजह से निकाल लेता हूँ, इसके वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो ये साइड का एक स्क्वायर है जिसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो है, ये वाला डॉट, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है, सब साइड ए है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 45, ये भी 45। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब इसके अलॉन्ग रखेंगे, थंब इसके अलॉन्ग रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा, क्योंकि हमारा पाम इनसाइड अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ पर पाम बाहर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ होगा। इसके वजह से भी देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ जाएगा और इधर बाहर की तरफ आएगा, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर और इधर बाहर की तरफ, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर। मतलब चारों करंट कैरिंग कंडक्टर जो दिख रहा है आप लोग को, इसमें चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। हमसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इसके सेंटर पर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट I/4 पाई डी के जगह पर a/2 होगा, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, थीटा 1 प्लस 30 साइन 45। अब दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद अब एक सब सिमिलर है, इसके वजह से भी वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 45, इसके वजह से भी 45, इसके वजह से भी 45 बनेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, इंटू 4 कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा।
अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट इट्स पोजीशन। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लो कि करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, तो हम r डिस्टेंस पर तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, लेकिन हमसे यहीं पर पूछ दिया जाए जहाँ पर करंट एलिमेंट छोटा सा, ये तो बहुत स्मॉल है, टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया जाए तो कितना होगा, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 टेंस टू 0 हो जाएगा। r का वैल्यू टेंस टू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड b जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हमसे यहाँ पर करंट एलिमेंट के जगह पर नहीं, हमसे यहाँ पर कहीं इसी वायर पर हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे, पी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे तो कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे तो यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इस एलिमेंट के वजह से तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट तो सारे करंट एलिमेंट के वजह से अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर तो r 0 हो गया, यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, इसी वायर पर है। तो इस करंट एलिमेंट के वजह से तो कुछ अलग होगा, इस करंट एलिमेंट के वजह से कुछ अलग होगा, तो अनडिफाइंड होगा यहाँ पर, है ना। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, लेकिन इधर के वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, तो अनडिफाइंड हो जाएगा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वहीं करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन अगर इस वायर पर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसके इसी लाइन पर है, एक वायर है, इसी लाइन पर एक करंट जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट जो है इस पर लाई नहीं कर रहा है, यहीं से इधर से कोई वायर आया, इधर से ऐसे चला गया, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो ये 0 होगा, क्योंकि ये वाला DL जो है इधर की तरफ है करंट एलिमेंट, और एंगल जो बना रहा है वो R 180 डिग्री बना रहा है। तो साइन अगर वहाँ पर मैग्नेटिक dB इक्वल टू क्या फार्मूला पूछा था, हम लोग देखे थे म्यू0 I साइन थीटा I DL इंटू साइन थीटा, DL इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई r²। तो यहाँ पर देखें थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये dB की इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे, मैं यहाँ तीनों को समराइज कर रहा हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे इसी पॉइंट पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा इस DL करंट की वजह से, इसी पर इसके वजह से, ये DL के वजह से इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होगा। लेकिन इसके वजह से यहाँ पर जो होगा इधर इसी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड हम अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पर कोई, यहाँ पर सारे एलिमेंट के वजह से है। और वहीं नीचे की जगह पॉइंट पर अगर, लेकिन इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लाइन नहीं कर रहा है, लेकिन इसी लाइन के अलॉन्ग है, इसी लाइन पर है, तो इस पॉइंट को, इस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एलिमेंट की वजह से 0 हो जाएगा, लेकिन इस वायर पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिफाइंड अनडिफाइंड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, आपका